स्त्री शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर है। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी और महिला को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कमजोर हैं। एक औरत जब अपनी पर आ जाती है कि मुझे न्याय चाहिए तो वो न्याय लेकर रहती है। मेरी बहुत बड़ी ताकत ये भी थी कि मैं माँ हूँ। क्या आपको लगा कि कोर्ट रूम में आपके ऊपर टारगेटेड अटैक है ऑन योर मॉरल? ये कहना कि व्हाई डोंट यू लेट गो, ये तो एक तरह से टॉन्ट हुआ ना। हम न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। हम मैं मॉरल साइंस लेक्चर के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। नीतीश कटारा की मां के लिए ये कहा जाता है इनको जस्टिस चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए। इस बारे में क्या कहेंगे? लड़ाई मैंने शुरू करी थी सिर्फ अपने बच्चे के न्याय के लिए, मगर उसमें जहाँ जहाँ सिस्टम आड़े आया कोई और चारा नहीं था उस सिस्टम से लड़े बिना बेटे को न्याय दिलाने का। नारी तो नारायणी, यही शब्द मैं आपके लिए बोलूंगी। आपको आके खुद लड़ना पड़ेगा। एक शब्द में जानना चाहूंगी आपकी ताकत की। आई हैव लॉस्ट अ चाइल्ड, आई एम सफरिंग द पेन्स फॉर दैट। लड़ाई अभी बाकी है, लेट गो नहीं होगी। 24 साल का पूरा इंतजार, 24 साल की कानूनी लड़ाई। क्या 24 साल बाद भी एक मां को ऐसा लगता है कि कानूनी लड़ाई अभी भी बाकी है? नीतीश कटारा हत्याकांड जिसने पूरे देश की रूह को हिला दिया था, उस केस में क्या नहीं था? ऑनर किलिंग, मसल पावर, फाइनेंशियल पावर, पॉलिटिकल पावर, डर्टी पॉलिटिक्स, तमाम तरीके की चीजें जो आप सोच सकते हैं कि एक केस को डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, तमाम चीजों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बाद भी सजा हुई। लेकिन अचानक अभी रिसेंटली इस केस में एक ऐसा आदेश आया, एक ऐसा ऑर्डर आया जो हिंदुस्तान में फिर दोबारा से डिबेट का मुद्दा बन गया है। आज मेरी खास मेहमान मेरे साथ हैं नीलम कटारा। मैम, वेलकम टू फेस विद मिताली चंदोला। आज कई सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चंद सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि 24 साल बाद भी आपकी लड़ाई जो है कानूनी, वो जारी है? हाँ, लड़ाई तो कंटिन्यू ही रही है क्योंकि 16 साल में सुप्रीम कोर्ट से सजा हो गई थी और हमारे फेवर ही में हुई थी, एक्सेप्ट कि डेथ सेंटेंस नहीं हुआ था, तो वहाँ लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए थी। मगर इन लोगों ने तो कभी बैठने ही नहीं दिया। तीन थे, परोल, फरलो, बेल, कुछ भी लगता ही रहता था, तो मुझे ऊपर नीचे। और अब तो बिल्कुल नई नई चीजें हो रही हैं, तो इसलिए लड़ाई तो नहीं खत्म हुई मैम, है। आपको क्या लगता है एज अ विक्टिम कि विक्टिम के साथ जो सिस्टम है वो होता है? विक्टिम के साथ डिपेंड करता है कि उस तरफ कौन-कौन है। मोस्ट कभी होता है, बट आपको वो जो कहते हैं कि द लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स, वो नहीं होता है। आपको पकड़ के लॉ को कोर्स पे रखना पड़ता है। दैट इज़ व्हाई मेरे पास अगर कोई भी आता है तो मैं कहती हूँ कि आपको जाके खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप अपनी लड़ाई अपने आप नहीं लड़ेंगे तो कहीं भी नहीं जाएगी वो लड़ाई। जो अभी का रीसेंट ऑर्डर है, इससे आपको क्या लगता है कि कहीं न्याय तंत्र, न्याय प्रणाली थोड़ी-सी कमज़ोर है? देखिए, ऑर्डर तो जज जो चाहे कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, मगर 1-2 बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि त्योहार पे उनको आने दिया जा रहा है, तो बहुत सारे कॉन्विक्ट्स हैं। तो या तो ये कानून बना लो, क्राइटेरिया बना लो कि जो मर्डर या रेप के हैं या जिनके 2 साल बच्चे हैं, 1 साल बच्चा है या अंडर, उनको सबको बाहर करो ना। सिर्फ़ वही जो फीस दे सकता है बड़े लॉयर की फीस, उसको क्यों? तो या तो ये हो जाए कि अभी होली है, फिर ईद है, फिर जो भी है, गुरुपुरब, क्रिसमस, हर त्योहार पे इस क्राइटेरिया में जो आते हैं उनको सबको बाहर करो। या तो ये बना दो तो हम कुछ नहीं कहेंगे। और दूसरी बात जो और ज़्यादा अ, जिसने परेशान किया, दुःख दिया, वो ये थी कि मुझको ये कहा गया कि व्हाई डोंट यू लेट गो? अरे बच्चा था मेरा, कोई घर का कूड़ा थोड़ी था कि मैं फेंक के आ गई थी बाहर। तो व्हाई डोंट यू लेट गो? वी नेवर लर्न टू लेट गो। इसकी क्या ज़रूरत थी? आप केस आपके सामने हैं, आप इतनी ऊँची कुर्सी पे बैठे हैं, आपको जो सज़ा देनी है, नहीं देनी है, छोड़ना है, जो कर सकते हैं आप करेंगे। मगर ये कहना कि व्हाई डोंट यू लेट गो? और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये भी कहा गया कि डू यू वांट टू हैंग हिम? इज़ इट? आई मीन ये तो एक तरह से टॉन्ट हुआ ना, तो हैंग मैम, करना ये जो मेरा काम आपकी नहीं है। बातें मैं सुन रही हूँ, जो हुँ, आपने अभी मुझे बताया, हुँ। क्या आपको लगा कि कोर्ट रूम में आपके ऊपर टारगेटेड अटैक है ऑन योर मॉरल? मतलब मोरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मैं अगली बार कोर्ट ही ना आऊँ। क्योंकि वो ही कहा, मेरे वकील से भी ये कहा गया कि इतने साल हो गए हैं, 23 साढ़े 23 साल, अभी आप लोग यहाँ क्यों हैं? ये पहले भी पूछा गया था कि व्हाई आर यू हियर?
अर्लियर ऑल्सो वन जज हैड आस्क्ड, जब आई थिंक विकास की मदर की तबीयत खराब थी, तब भी मेरे वो सीनियर काउंसिल थी और वो भी बैठ गई थी कि 23 साल बाद आप और क्या चाहते हैं? कितने दिन और रखना चाहते हैं? क्यों ये अंदर गया? तो ये तो एक माँ का संघर्ष है जिसने अपना बेटा खोया है। ये एक माँ का संघर्ष है, ये कानून का संघर्ष है। मतलब इस तरह की बातें क्यों भई? जब 25 साल से पहले रिमिशन नहीं हो सकता है, तो 25 साल से पहले रिमिशन नहीं हो सकता है। उसमें भी आगे कंट्रोवर्सी डाल दी थी पहलवान के उसमें कि उसमें था कि 20 साल। तो हुँ, 20 हुँ। साल के बाद सेंटेंस रिव्यू बोर्ड पे गया, सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने मना किया। और उसकी सज़ा कंटिन्यू हुई, फिर वो तो फरलो लेने आया था। हुँ, ऑनरेबल जज ने उसको छोड़ ही दिया हुँ, कि हुँ। नहीं, ये तो इसका इसका तो ऑर्डर का मतलब ही ये है कि बस 20 साल के बाद। तो इसके सम जो अभी हुआ है उसमें यही सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ लगी कि ये क्या मतलब होता है कहने का कि मैं लेट गो करूँ या नहीं लेट गो करूँ? मैं मॉरल साइंस लेक्चर के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। आप करिए, आप छोड़ना चाहते हैं आप छोड़िए, मगर हाँ, ये मेरा प्रश्न है कि सिर्फ़ इसको क्यों? सबको छोड़िए। मैम एक शब्द में जानना चाहूँगी, बहुत लंबी लड़ाई आपने लड़ी है। एक शब्द में जानना चाहूँगी आपकी ताकत क्या है? ताकत आई थिंक यही है कि फेथ है अपने जो पर्पस है हमारा और फोकस है कि मुझे न्याय चाहिए। मुझे न्याय चाहिए, अपने बेटे के लिए भी न्याय चाहिए और उसके लिए मैं लड़ूँगी जहाँ भी मुझे लगेगा कि न्याय की से इधर-उधर हो रहा है केस, वहाँ मैं बोलूँगी। आई थिंक यही सबसे बड़ी ताकत है, बाकी तो ऊपर वाला है, हम तो निमित्त हैं। बहुत टाइम से ये केस मैं भी फॉलो कर रही हूँ। इनफैक्ट जब मैंने जर्नलिज़्म की शुरुआत करी थी, सबसे हाइलाइटेड केस था ऑनर किलिंग का। इसमें सारी डर्टी चीज़ें जो होती हैं पॉलिटिकल पावर, मसल पावर, फाइनेंशियल पावर, ट्विस्ट एंड टर्न, डर्टी गेम्स, सारा चीज़ें हम लोगों ने देखी। इनफैक्ट जब ये पूरा मैटर गाज़ियाबाद से सुप्रीम कोर्ट आ रहा था, उस टाइम भी जो है मतलब मीडिया ने इसको काफ़ी हाइलाइट किया था। आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? बिकॉज़ एज़ मदर सबसे बड़ी बात इस दुनिया में इससे बड़ा दुःख कोई नहीं होता। आई एम ऑल्सो अ मदर। मेरे बच्चे को खरोंच आ जाती है, मैं तड़प उठती हूँ। एज़ अ मदर बेटा खोया, कानूनी लड़ाई लड़ी, फैमिली में भी चैलेंजेस आपने फेस करे और डेली अप एंड डाउन कानूनी लड़ाई इतनी आसान नहीं होती, तमाम मुश्किलें होती हैं। व्हाट वर योर चैलेंजेस? चैलेंज तो एक दोनों ही चीज़ थी, वो पॉज़िटिव भी था, नेगेटिव कि मुझे कुछ नहीं मालूम था। लोग कहते हैं कि कैसे आपने इतने बड़े लोगों से, तो मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो पिक्चर में देखा था ऑर्डर, ऑर्डर और खत्म। तो हुँ, शायद मुझे मालूम होता तब मैं नहीं कह सकती मैं कितना करती। तो एक तो ये था कि मैं बिल्कुल इस मामले में कुछ भी नहीं जानती थी और दूसरी बात थी कि बस ये माइंड में था कि लड़ाई लड़नी है। तो उसमें चाहे वो, क्योंकि पहले गाज़ियाबाद हम जाते थे तो अ, वकील ही नहीं मिलता था जब शुरू में शुरू करी थी और फिर इतने वकीलों के फ़ोन आने लगे कि हम आपकी तरफ से अपीयर होंगे। तो वो भी लगा कि क्या हो रहा है? फिर इस दूसरी साइड जो थी वो टोटली इम्बैलेंस्ड मामला था, उनके पास बहुत पैसा था, वो सारे वकील जितने लगा सकते थे। जब ये एब्सकॉन्ड भी किए थे तो इलाहाबाद से 1 वकील, डाबरा से एमपी से 1 वकील, गाज़ियाबाद से 1 वकील, तो मतलब बिल्कुल ही बहुत शक्तिशाली लोग थे। शक्तिशाली मतलब पैसा और पॉलिटिकल पावर, हुँ, हुँ। इसकी कहीं उस पे आ जाते थे इनका पावर। तो ये चीज़ें थी और फिर लंबा खींचता है और हमारे जैसे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आती है, मतलब सब अपनी हेल्थ, अपना हुँ। टाइम और प्लस ऑफ कोर्स जो भी थोड़े बहुत रिसोर्सेज़ सब उसमें झोंकने पड़ते हैं। करियर की चौपट हो जाता है क्योंकि केस तो आज सुबह लगा है, तो सुबह तो लगेगा नहीं, वो शाम को लगेगा, हो सकता है ना लगे तो आप कितनी छुट्टी ले लेंगे, तो उसको बिल्कुल बीच में छुट्टी नौकरी से ही छोड़ना पड़ा था। आई थॉट कि छोड़ ही देते हैं इसको, ये होगा नहीं। जी। देन दे वर काइंड इनफ टू टेक मी बैक। तो ये है कि हर चीज़ आपको सब कुछ छोड़ के इसी में घुसना है और चैलेंज जो थे जहाँ तक मतलब लोग डराते भी थे, फ़ोन आते थे कहीं से कि मैं स्टेशन से बोल रहा हूँ और मैंने इन लोगों से लड़ा तो मेरे पेरेंट्स को मार दिया। मैंने कहा आप बोल कौन रहे हैं? जी। तो मैं नाम तो नहीं बता सकता, मेरे पास बहुत इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, तो मैंने कहा भेज दीजिए। तो हाँ, बोले नहीं हाँ। भेजूँगा नहीं, आपके पास मैंने कहा मेरे तो पास कहीं नहीं। न कहीं आपको ये लगा कि आपको ट्रेस किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है। आपको इस तरीके के भी खौफ़ज़दा ख़्याल आए कि आपके असैसिनेशन की भी प्लानिंग कोई कर सकता है? नहीं, इससे मैं कभी डर मतलब वो होता तो फिर कुछ हो ही नहीं पाता। मैं अपने फ़ोकस पे रही कि मुझे ये करना है जी, और स्पेशली एनोनिमस कॉल्स और एनोनिमस लेटर्स, इनको तो मैंने बिल्कुल ही नहीं ध्यान दिया, जी, नहीं तो नहीं हो पाता। इसलिए डर कभी नहीं था जी। कि मुझे कुछ हो जाएगा। अगर हो जाएगा तब देखिए, हो जाएगा तो हो जाएगा, बिकॉज़ कोर्ट भी हमेशा यही कहता है कि इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, चाहे जब ये बेल देते हैं और मैं कहती हूँ कि मेरी जान को खतरा है,
तो हमेशा कोर्ट कहता है कि नहीं, वी आर गिविंग यू सिक्योरिटी, लेट्स सी। हम्म। तो आप सिक्योरिटी दे रहे हो मगर फिर भी मेरी जान को खतरा है, तो मैम अगर बट कुछ हो। सिक्योरिटी के बारे में मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से ये बात कर रही हूँ। कई विक्टिम्स कई बारी इस चीज को भी बोलते हैं कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है एक तरह से वो आपको सुरक्षा तो दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पल पल की खबर भी जो है वो आउट होती है। और सिस्टम में मैं ये कहती हूँ सिस्टम हिंदुस्तान का बहुत अच्छा है, न्याय प्रणाली भी बहुत अच्छी और बहुत शानदार है, लेकिन मोल्स भी बहुत है। और हम्म, कई लोग ऐसे होते हैं, मैं सिस्टम के लिए गलत नहीं बोल रही हूँ ना जुडिशरी के लिए, लेकिन हर जगह कोई ना कोई ऐसा मोल होता है जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम को गंद फैलाता ही है। तो आपको ऐसी चीजें कितनी बार फेस करनी पड़ी? नहीं, ये तो आई थिंक अपने ऊपर डिपेंड करना है कि थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। आई मीन आप सिक्योरिटी को लेके कार में जा रहे हैं तो आप पीछे क्या बात कर रहे हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। तो पूरे टाइम खुद अलर्ट रहना पड़ता है, और फिर भी कोई स्लिप हो जाए तो हो जाए। और फिर सिक्योरिटी भी, मतलब कितनी सिक्योरिटी, हर बार ये इनको छोड़ते हैं मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, उसका कोई प्रैक्टिकल वो नहीं है कि मैं कहाँ रखूंगी उन लोगों को। और मुझे दूसरी व्हीकल तो दी नहीं जाती है, तो अगर मैं 2 लोगों को संग लेके घूमूँ और बाकी सब घर में मेरे बैठे हैं तो उसका कोई फ़ायदा कोई नहीं है। फायदा नहीं है। तो जब सिक्योरिटी दी जाए तो ये सोचा जाना चाहिए कि कहाँ रहना है मुझको, हम्म। और मेरे संग जो लोग हैं उनको कहाँ रहना है, और अ, मतलब जब मैं ट्रैवल करूँ तो डू आई हैव एन एस्कॉर्ट व्हीकल? नो। सो ये बड़ा एहसान किया जाता है कि इनको एनहांस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी दे दो। एनहांस सिक्योरिटी है। मैम एक जो मतलब अभी अगर वो इतना सुधर गए हैं, हम्म तो मुझे क्यों सिक्योरिटी की ज़रूरत है? हम्म, मैम एक जो सबसे ज्यादा अभी करंट ज्वलंत मुद्दा है वो ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जिसपे मतलब क्लियर कट मेंशन भी है कि क्या कहते हैं होली के उस पर जो है हुँ, रिलीज किया गया है। और 7th को जो है इसमें क्लियर कट है कि 7th को 5 बजे तक अंदर जाना है हुँ। जेल। इस पर्टिकुलर जजमेंट की अगर मैं बात करूं, कोर्ट रूम का माहौल कैसा था? बिकॉज कई बार देखा जाता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मतलब एज अ जर्नलिस्ट मैंने भी खुद जब जेल के ऊपर स्टडी करी है, जेल में काम भी किया है, कई न्यूज कवरेज भी करी है। कई लोग तो ऐसे बेगुनाह हैं जो जुडिशियल कस्टडी में ना जाने कितने साल काट चुके हैं, कोर्ट के ऊपर पेंडेंसी भी बहुत है। एकाएक पर्टिकुलर सेलिब्रेशन के लिए, होली हुँ, सेलिब्रेशन के हुँ। लिए किसी को इस तरीके से ऑर्डर आना, इसका आप पे क्या असर है? और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं जानना चाहूंगी, उस दिन पूरे कोर्ट का माहौल क्या था? नहीं, उस दिन हमारा पास ओवर कर दिया गया तो एंड में आ गया था, तो पूरा कोर्ट भरा हुआ नहीं था। मगर जो लोग पीछे बैठे थे, जब मैं बाहर निकली हूँ तो सबकी आँखें नीचे थी। हम्म। कोई नहीं, तो नॉर्मली लोग देखते हैं, कुछ होते भी हैं जो थोड़ा बहुत, इतनी बार कोर्ट जाती हूँ, किसी ने नहीं देखा मेरी तरफ बाद में। मतलब दे वर ऑल आई थिंक, एटलीस्ट आई फेल्ट दैट देयर वाज़ अ जनरल फीलिंग कि मतलब शर्म थी सबको कहीं की जो बात की गई है। अच्छा, हम्म। कोर्ट में ये लगा और ये कहा गया कि उसको चाहिए, और अभी-अभी शादी हुई है और होली और ये सब। उसके बाद ये कहा कि क्योंकि उस दिन पहली बार ये लोग कोर्ट में आए थे, हम इसलिए थे वहाँ क्योंकि हमने कैविएट लगाई हुई थी। कोई नोटिस नहीं हुआ था, सरकार भी नहीं थी, गवर्नमेंट भी रिप्रेजेंटेड नहीं थी। तो फिर ये हुआ कि अच्छा गवर्नमेंट नहीं है, जाओ गवर्नमेंट काउंसिल को बुला लाओ। तो आई डोंट नो हू, आई हैव नेवर काउंसिल सीन वाज हिम। नॉट प्रेजेंट एट दैट नो, टाइम? नोबडी वाज़ प्रेजेंट। ही वाज़ सम गवर्नमेंट काउंसिल वाज़ कॉल्ड एंड ही वॉक्ड इन, एंड आई थिंक वो सीधे भी नहीं हुए थे, ऐसे ही खड़े थे। एंड ही हम्म। सेड आई हैव नो प्रॉब्लम, दैट वाज़ इट। और तो उस इसके टाइम आपकी तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? नहीं, इसके पहले वो ये कह चुके थे, वही तो है हम्म। ना कि वकीलों को तो हमारे वैसे ही इतना दुरुस्त कर दिया जाता है डाँट-पीट के। तो वो उसके पहले वो कह चुके थे कि व्हाई आर यू स्टिल, हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू कीप हिम इन? 23 हम्म। साल, साढ़े 23 साल, व्हाट विल यू डू अनदर ईयर एंड अ हाल्फ? और आप लोग व्हाई डोंट यू लेट गो? तो मेरी काउंसिल कुछ रिप्लाई करने लग गई, तो जज साहब ने कहा कि नहीं, आई एम एड्रेसिंग द पर्सन बिहाइंड यू, व्हिच हम्म। वाज़ ऑब्वियसली मैं थी। तो आप लेट गो क्यों नहीं करते? व्हाई कांट वी एवर लेट गो? और फिर थोड़ा-सा मेरी काउंसिल बोली, तो यही कहा गया कि वो क्या आप उसको हैंग करना चाहते हैं? डू यू वांट टू हैंग हिम? इज़ इट? So I thought that was like taunting me. I mean, what is this? Do you want to hang him? I mean, is this something frivolous? It's even his life. Why should you be sort of using it in such a light way? जब था मेरा थी मेरी एसएलपी डेथ पेनल्टी के लिए, दैट वाज 2016, और वो रिजेक्ट हो गई थी, तो वो बात हो गई पूरी। ये सीरियसली नहीं कर रहे थे, ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि क्या करेंगी आप, मतलब अब इसको अभी अब अंदर कर रही हैं, 1.5 साल बाद फिर आप क्या करेंगी? एंड द सेम जज हैड सेड अर्लियर, जब विकास ने लगाई थी अपनी वो शादी के लिए एप्लीकेशन, और हम लोगों ने कहा था कि इसकी शादी हो चुकी है, तस्वीरें थी।
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इफ यू से दैट उसको देखेंगे, बट ही जस्ट सेड कि लेट हिम एंजॉय हिज हनीमून। तो अब मैं बहुत शॉक्ड हुई वाज थी। इट वर्बल और रिटन? वर्बल, ये सब वर्बल होता है। तो ये आई थिंक कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप ठीक है, हम वहाँ हैं, हम न्याय माँग रहे हैं, भीख नहीं माँग रहे हैं हम न्याय माँग रहे हैं, तो हमारा मज़ाक क्यों उड़ाया जाए? आई मीन एज़ इट इज़, आई हैव लॉस्ट अ चाइल्ड, आई एम सफरिंग द पेन्स फॉर दैट। मैं भाग रही हूँ 24 साल से इधर से, किसी को बहुत मज़ा नहीं आता जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना, जिस तरह से जस्टिस कहते हैं, माय लॉर्ड से कि व्हाई आर यू हियर? फॉर जस्टिस। हाँ, बिकॉज़ मेरी हाई कोर्ट वाले जज ने कहा था कि जब भी ये पैरोल फरलो बेल के लिए अप्लाई करेंगे, मुझे सुना जाएगा, इसलिए मैं वहाँ हूँ। तो अपनी शौक से नहीं हूँ। जी, एक मैम सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि आपसे बात करने से पहले मैंने कई लोगों से और भी बातचीत करी, तो बड़े मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं उसमें। अगर मैं बात करूं एज अ मदर, तो शायद हिंदुस्तान की हर फीमेल आपके साथ है। और मिक्स्ड रिएक्शंस में कुछ एक जगह मुझे ये भी सुनने को मिला, एक्यूज्ड की भी राइट्स होती हैं, हुँ। ठीक है। उसमें ये भी सुनने में आया है कि उसने काफी लंबा वक्त सजा का काट लिया है। तो एज अ ह्यूमन राइट्स, एक्यूज की राइट्स, तो ये कहा भी जाता है कि वो उसका हक था। हुँ, हुँ। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं जहां तक जानती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बारी जो है पेरोल के ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया था, हुँ, और हुँ। अब ग्रांट भी किया जा रहा है। ध्यान भी किया तो जा रहा इस है। पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दिस इज़ नॉट अ सिंपल सट अ केस, इट इज़ ऑनर किलिंग है ये, ऑनर के लिए। जिसके लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है। आज तक कोई कानून नहीं है। हम्म। तो हमारे पड़ोसी देश में है, जो हर तरह से क्या है, उसको हम कुछ भी कह लें, मगर जब हम 2016 में ही उनके यहाँ कानून बना था ऑनर किलिंग, क्योंकि उनके यहाँ ये होता था कि अक्सर भाई मारता था, जिससे लड़की शादी करने वाली है, तो पेरेंट्स जो थे माफ़ कर देते थे, और उनके यहाँ वो वाला कानून है कि अगर विक्टिम माफ़ कर दे तो ठीक है। हम्म। तो उनके यहाँ कानून है ऑनर किलिंग का, हमारे यहाँ नहीं है। और ये जो था कि बार-बार ये कहना, मतलब पैरोल फरलो होती थी, और इनकी अगर राइट्स हैं तो राइट्स की कहीं इक्वालिटी तो हो। सबके लिए एक से राइट्स हो ना, जो पैसे दे सकता है, बड़े वकील खड़े कर सकता है, उसको छोड़ा जाएगा, और बाकी लोगों को नहीं। अच्छा, इसमें ये भी है कि जो सज़ा ये मिली थी, नॉर्मली 14 साल बाद आ सकते हैं, उसका वो मिल जाता है आपको रिमिशन। इसमें 25 मिनिमम इनको दिया गया है। क्यों दिया गया है? इसलिए नहीं कि सडनली ख़्याल आया। इसने मेरे बेटे का मर्डर किया था, जब दूसरे केस में, जसिका लाल केस में, ये आउट था एक जी। बेल पे, जी। इलेक्शन लड़ने के लिए, जी। और वोटिंग और काउंटिंग के बीच में मेरे बेटे का मर्डर हुआ है। जी। तो इसको एक बार तो दे दिया गया था ना, उसको ट्राई कर लिया गया था, कितनी हम्म। बार चांस दोगे? हम्म। कि बार-बार, मतलब अब शायद, और मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मेरे बेटे को मारा, कल को मालूम नहीं कौन-कौन सेफ है, लेकिन कौन-कौन मैम नहीं है। कई बारी देखा जाए न्याय प्रणाली की अगर हम बात करें, तो ये भी कहा जाता है कि बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रहती है इन लोगों के ऊपर, और कोर्ट की मतलब संज्ञान में अगर कुछ इस तरीके से आ जाए कि इन लोगों ने कुछ चीज ब्रीच करी है, जंप करा है, तो कोर्ट बहुत सख्ती का रवैया भी कैसे ले सकता कैसे है। रहती है? क्योंकि ये था कि कहा गया था विकास के लिए कि उस पिछली बार जब ये अपनी मदर के उस पे थे कि या वो हॉस्पिटल में होंगे या घर पे होंगे। जी। तो उसको तो उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उनको सिर्फ़ वहाँ जाके साइन करना था। क्या कोर्ट ने बुला के वो रजिस्टर देखा कि ये साइन करते हैं? और कुछ कह नहीं सकते, रोज़ जाके 1 दिन में साइन करते हैं। गाज़ियाबाद पुलिस वाज़ टोटली अनअवेयर कि इनको मतलब उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं इश्यू किए गए थे। आज तक नहीं कोई इश्यू करे गए कि ये रहेंगे और इनको गाज़ियाबाद में रहना है और आपके पास आके रोज़ साइन करना है। बट ये तो एक मतलब रूटीन है, सिंपल प्रैक्टिस है, ये हमेशा होता है कि उनको थाने में जाके दैट रजिस्टर दे हैव टू मेंटेन इट, हुँ। साइन करना पड़ता तो है, क्या थाने प्रेजेंस को दर्ज। बताया जाता है कि ये आएँगे आपके पास रोज़? क्या बताया गया था? दैट इज़ इट ना। तो क्योंकि मैंने तो पूछा भी था कि आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, तो मुझको यही कहा गया, आप लिख के दे दीजिए। मैम बट ये बड़े आश्चर्य की बात है, बिकॉज जितना मैं जानती हूँ, एक हुँ, छोटा सा कानूनी प्रक्रिया जब होती है, हुँ, सुप्रीम कोर्ट से जब भी इस तरीके का ऑर्डर पास होता है, तो बकायदा दस्ती से रजिस्टर्ड पोस्ट से जाता है हुँ। कंसर्न्ड कोर्ट को। और जब कंसर्न्ड कोर्ट को जाता है, तो जो भी उनका उस कोर्ट का मतलब मुंशी होता है, ही इज ड्यूटी बाउंड हुँ, टू कन्वे द मैसेज। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, हुँ, लेकिन नीचे से उसका इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं हुँ, हुआ। हुँ, हुँ। तो कहीं ना कहीं लैक्यूनास और लूप होल्स
बीच में है। देखिए, दिल्ली से गाजियाबाद जाके रोज साइन करना अगर किया भी है और ऑर्डर था भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बड़ी है। बात नहीं मगर है। उसके संग कोई सिक्योरिटी तो नहीं रखी गई थी ना, या कोई हाँ, गार्ड तो नहीं रखा गया था। हाँ, हाँ, तो स्ट्रिक्ट अगर वो मॉनिटरिंग। आके गाजियाबाद में कविनगर स्टेशन पे रोज साइन करके और फिर वापस दिल्ली आ जाए और हाँ, घूमे हाँ, फिरे जो जी चाहे करे। हाँ, तो हाँ, इस ये क्रिमिनल को कंट्रोल करने के लिए क्या हमारे संग तो सिक्योरिटी होती है, लाइक यू सेड सिक्योरिटी दोनों तरह से काम करती है। मगर जो क्रिमिनल है क्या उसके संग कोई गार्ड रखा जाता है टू इंश्योर? जैसे एक बार मनु शर्मा पकड़े गए थे बैठे हुए, तो जी। चांस की बात थी कि वो कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो पकड़े गए। तो यहाँ पर हमारे क्रिमिनल को कौन ट्रैक ट्रैक कर रहा था कि वो गाजियाबाद में रह रहा है या दिल्ली में रह रहा है या कहाँ रह रहा है? जी, अगर मैम मैं पूरी बात करूँ तो ये लड़ाई आखिर किस चीज़ की है? अन्याय, सिस्टम के खिलाफ या इनजस्टिस जो हो रहा है? आपकी असल जो लड़ाई है, तीनों के खिलाफ है या किसी एक चीज़ की? मेरी लड़ाई न्याय के लिए है, मगर न्याय के लिए अगर सिस्टम कहीं आड़े आ रहा है तो उसको भी देखना पड़ता है। जी। ऐसा नहीं कि मैं न्याय के लिए लड़ रही हूँ और सिस्टम में फ्लॉज़ हैं तो वो मैं बर्दाश्त करूँ, या मैं उनसे बर्दाश्त भी नहीं, मतलब मैं बिल्कुल अनअवेयर रहूँ कि ये हो रहा है। तो अलर्ट तो पूरे टाइम ही रहना पड़ता है। अभी भी इनके जैसे पहलवान को छोड़ दिया गया। अब पहलवान के 1 महीना बढ़ना था, बढ़ा, नहीं बढ़ा, क्या हुआ? जो लॉयर खड़ा हुआ था पहलवान के लिए, वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं किसी कोर्ट में। वो जब हमारा कोर्ट में, हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में केस था, तो वो जज थे। मैं खुद पर्सनली अपीयर हुई हूँ उनके सामने। ही वाज़ अ जज इन द सेम मैटर इन द दिल्ली हाई कोर्ट। उसके बाद वो चीफ जस्टिस होके गए कहीं, और उसके बाद आके वो इसी केस में एज़ अ काउंसल अपीयर हो रहे थे। मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल अनएथिकल था। मैंने पॉइंट आउट भी किया था। तो व्हाट वाज़ द तो रिएक्शन ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी का रिएक्शन था, सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने 1 मिनट के लिए तो रुके, फिर उनका यही था, भई लेट हिम डिसाइड। और उन्होंने कुछ कहा जो बुड़-बुड़ करके कहा, मतलब कुछ समझ में भी नहीं आया। उन्होंने यही कहा कि इन द हाई कोर्ट आई वाज़ द जज, हियर आई एम द काउंसिल। हाउ डज़ दैट बट मैटर? वाज़ इट द सेम केस? इट वाज़ द सेम केस, इट वाज़ द सेम केस। और ये सारे मुद्दे जो हैं वो रेज़ किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट कहा में। गया है सुप्रीम कोर्ट, मतलब मैं तो एक ही केस, थैंक गॉड मैं एक ही केस लड़ रही थी, और इसमें तो मैं खुद अपीयर हुई थी इस जज के सामने हाई कोर्ट में। तो तो आपने ये सुप्रीम कोर्ट के आगे अपनी रिटन बोला, आर्ग्यूमेंट्स रिटन दी? रिटन हमने नहीं दिया, यही हमारी गलती थी, हमने रिटन नहीं दिया। हमसे बाद में कहा गया लोगों को, हमने ओरली कहा, तो जज ने ऊपर सर किया, देखा और कहा कि लेट हिम डिसाइड। और उनको कोई शर्म नहीं थी डिसाइड ये कहने में कि उसमें तो मैं जज था, इसमें मैं तो काउंसिल हूँ। मैम सबसे बड़ी बात ये है कि एक ट्रॉमा होता है, बिकॉज़ जहाँ तक मैं जानती हूँ, जितना मैंने अपने करियर में देखा है, कोर्ट कचहरी कानून देखा है, तो स्ट्रिक्टली आईपीसी, सीआरपीसी और अब भारतीय न्याय संहिता, हम्म। इसी पे फोकस होके चलते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जज के आगे एविडेंसेस आते हैं, हम्म। तो वो दोनों पक्षों को सुन के उसके बेसिस पे जजमेंट दिया जाता है। एक सिंपल सी चीज है, लेकिन वो जो जर्नी होती है वो बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। तो आपको कितनी बार हर चीज जो है एक इमोशनली चैलेंज लगा, बहुत बड़ा? बिकॉज एक जो मदर का दुख होता है बेटे को खोना, एंड दैट टू ये तो एक मतलब कोर्ट किया जाता है केस, नीतीश कटारा हत्याकांड, इससे ब्रूटल कुछ नहीं और था। किस लिए, मतलब क्यों? यस, दैट इज द पॉइंट। तो आपके लिए जो है मतलब सबसे बड़ा जो इमोशनल सेटबैक कहते हैं, चैलेंज जो है वो क्या था? वेरी डिफिकल्ट टू से एक चीज, बट हाँ ये ज़रूर था कि जब केस कहा गया कि फ़ास्ट ट्रैक और सब कुछ, जी। उस वक़्त इस लड़की को इन्होंने बाहर भेज दिया। हम्म। वो भी उसका एड्रेस ढूँढ के, उन्होंने कहा हमें पता नहीं मालूम लड़की कहाँ है, वो भी देख-दाख के नेट पे से मैंने लाके दिया, और उन्होंने कहा कि मैं उसको ट्रैक कर रही हूँ। हम्म। और पासपोर्ट उसका कैंसल करवाना पड़ा। रसूख इतना कि लंदन वाली पुलिस कह रही है कि नहीं, हम तो एक बार वीज़ा दे देते हैं, फिर हमें मतलब नहीं कि इनकी कंट्री ने पासपोर्ट कैंसल कर दिया है। नो, बट दे कैन बी डिपोर्टेड, क्योंकि एफआरआरओ है और सिस्टम्स हुँ। है। इवन अगर मैं कोर्ट की भी बात करूं तो कई केस में ये रिट तो कॉर्नर नोटिस भी जारी करते जब हैं। उसका खत्म हुआ वीजा, जी। तब ये हुआ कि शी विल बी ब्रॉट तो बैक। कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया कि शी शुड कम बैक? इनफैक्ट कोर्ट तो छोड़िए, अगर पुलिस भी अपने पर आ जाए तो रिपोर्ट करा नहीं, सकती है इनका इजीली। पासपोर्ट कैंसिल किया गया था, मगर अच्छा। लंदन पुलिस जब कह रही है कि हमने तो वीजा दिया हुआ है, हाँ, तो हाँ। जब तक हमारा वीजा है उस पे, पासपोर्ट पे, हमें डजंट मैटर कि वो कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है। ओके। मतलब रसूख की बट भी मैम तो वो रसूख की बात यहाँ पर आ जाती है फिर और मैं इस पे एग्री भी करती हूँ। हाँ। फाइनली लाया गया, मगर वो वेट करना पड़ा।
तो हम्म। ये ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत हर्ट करती थी। और फिर उसको, लड़की को परमिशन मिली कि वो अपनी फैमिली के संग रहे वहाँ, उसके ऊपर हर तरह का प्रेशर था। हम्म। उसने बहुत कोशिश करी कि वो नैरो लाइन ट्रेड करे, बट मैं बहुत कीन थी दैट शी शुड बी हियर, बिकॉज़ बॉडी लैंग्वेज ने सब कह दिया, जो मटीरियल एविडेंस था उसने ट्रू। सब कह दिया। जी। तो ये चीज़ें होती थी कि भई उसको पकड़ के वहाँ, मुझको तो मिलना नहीं अलाउड था, मगर वो अपने पेरेंट्स के संग रह रही। आफ्टर ऑल दे वर, किसके पेरेंट्स थे वो? क्रिमिनल के पेरेंट्स थे ना। हम्म। वो रही उनके संग और पूरे उनके इन्फ्लुएंस में। मैम एक बारी मैंने ये चीज देखी है और कई बार कई केसेस में देखा भी है। विक्टिम जो है वो मर भी जाते हैं। कोर्ट में एक चीज चलती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे हुँ, तारीख, हुँ, फास्ट हुँ। ट्रैक भी हो जाए। इवन मैंने कई केसेस में देखा है सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल ऑर्डर कर रहा है विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर केस हाँ, को डिस्पोज ऑफ किया जाए। फिर भी मैंने वो केसेस को 3-3 4-4 साल खींचते हुए देखा बिल्कुल। है। तो ये जो एक ट्रोमैटिक फेज होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कभी जज साहब छुट्टी पर हैं, कभी फेस्टिवल्स आ जाते हैं, कभी लंबी तारीख पड़ जाती है। इस चैलेंज को कैसे नहीं, डील नहीं, किया बहुत खराब। आपने? इसमें बता तो रही हूँ कि वो लड़की, उसको 3 साल वहाँ बाहर भेज दिया जी। गया। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट था, 3 साल लग गए उसको वहाँ से यहाँ लाने में। तो हम्म। एंड दिस वाज़ सेड बाय द जज इन द ट्रायल कोर्ट कि मैं तो जब से आई हूँ, मैं इसी के बारे में सुन रही हूँ वापस लाने के लिए। अच्छा, फिर गवाह आते थे, तो कई बार वो आके बताते थे, हम तो आए थे, हमें काला कोट पहन के कोई बाहर मिले थे, उन्होंने कहा था आज तुम्हारा केस नहीं लगेगा, तो अब तुम जाओ। तो वो गवाह बाहर से ही चले गए। तो बहुत ही ट्रॉमेटिक होता, तो मैं बता रही हूँ कि उसके संग नौकरी करने की कोशिश हो रही थी कि भई चलो अपना जॉब, तो नहीं हो पाता था। मतलब कितनी छुट्टी लोगे, और सुबह आप छुट्टी लेके आओ तो सुबह नहीं लगेगा, शाम को लगेगा। तो मतलब पूरी लाइफ ही उसके अराउंड हो जाती थी, ये तारीख पे तारीख। हम तो फिर भी थोड़ा बहुत समझते हैं। इफ आई मे से, आई वाज़ लकी कि ये ट्रांसफ़र हो गया, नहीं तो मैं इलाहाबाद जाती हाई कोर्ट के लिए। अब मैं जहाँ रह रही थी उस समय रेलवे अपार्टमेंट्स में, उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट सब वही 3 किलोमीटर के दायरे में था। तो मुझे ऑफ़िस मेरा थोड़ा दूर था, बट आना इतना ही होता था। वहाँ तो मैं लोग देखती थी बैठे हुए उस पटियाला हाउस की सीढ़ियों पे, जो अपना खाना, छोटे बच्चे पानी लेके ट्रू। बैठे होते थे, और वो आते थे बाहर से, रूरल दिल्ली से ही आते होंगे या कहीं और से, मगर रूरल। तो मैं उनसे पूछती थी कि आपका ऐसे ही, क्योंकि मैं भी फ्री बैठी होती थी, हाँ, कि हाँ। कब लगेगा आपका मैटर? तो बोले जी पता नहीं। तो मैंने कहा कि आप अपने वकील साहब से पूछिए ना, आपका लगेगा, नहीं लगेगा, किस वक़्त? तो वो बेचारी कह देती थी मुझसे कि वो जी वकील साहब तो डाँट देते हैं। तो मतलब ऐसे लोग जो कि डरते, उनको समझ में नहीं आता, वो डरते हैं ये पूछते हुए भी कि हमारा आज लगेगा। उनका कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना टाइम खर्च होता है। और सुप्रीम कोर्ट तो, दैट इज़ व्हाई शायद मेरी शक्ल वहाँ किसी को अच्छी नहीं लगती देखनी अब, पिछले 1 साल से। 1 साल से पहले बहुत फ़र्क था। तो इसलिए कि पहुँच ही नहीं पाते हैं वहाँ लोग, वहाँ सिर्फ़ वही पहुँचते हैं, जिनके पास रसूख है, जिनके पास पैसा है, बाकी लोगों के लिए मुश्किल होता है। मैं नहीं कहती कि पहुँच नहीं पाते, मगर जिस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसा आपके टाइम पे वो होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है मैम फिर। आपका केस कोर्ट होता है और नीतीश कटारा की माँ के लिए ये कहा जाता है, इनको जस्टिस चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए। इस बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल, मुझे न्याय चाहिए, मतलब सिम्पैथी तो घर बैठ के मैं रोती रहती तो सिम्पैथी मिलती रहती, मगर मुझे न्याय चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे ऊपर कोई दया की जाए, मगर हाँ, मेरा मज़ाक भी ना बनाया जाए कि आप जस्ट लेट गो। लेट गो तो मैंने नहीं किया कभी। लेट गो कैसे कर दूँगी? मतलब वो तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक लेट गो तो नहीं होगा, और वो लेट गो भगवान जिस दिन चाहेगा उस दिन होगा। और दूसरी मैम बात, हमारे हुँ, वेद पुराण शास्त्र में भी ये बात कही गई है और भगवान शंकर को जो है सुप्रीम लॉर्ड माना हुँ, गया है। हर हर महादेव। लेकिन कहा जाता है कि अगर स्त्री शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर है और वो एग्जाम्पल आप में देखने को मिलता है। नहीं थैंक यू। आपने वो शंका त्यागी और आप एक एग्जाम्पल बनी कि एक औरत जब अपनी पर आ जाती है कि मुझे न्याय चाहिए तो वो न्याय लेकर रहती है। तो सबसे बड़ी बात मैम, न्याय तो मिल रहा है लेकिन जब उसमें ये छोटी छोटी चीजें होती हैं ये आपको कितना तोड़ती हैं, क्योंकि एक तरफ मैं ये कहूंगी कि होली का टाइम है। हुँ, होली में बहुत सारे रंग होते हैं हुँ, और एक गुलाल का रंग लाल भी होता है। हुँ, और आपकी जिंदगी का जो सबसे खौफनाक रंग है वो लाल है, क्योंकि आपके बेटे के साथ खून की होली खेली गई और होली के ही त्योहार के वक्त इस तरीके से बाहर परिवार के साथ रहना हुँ। आपको इमोशनली कितना हर्ट करता है और तोड़ता है। नहीं, बिल्कुल बहुत दुःख होता है, क्योंकि हमारी तो होली पिछले 23 साल से कभी वैसी हुई नहीं, ठीक है, नाम के लिए हो जाती है। जी। और दूसरे जने को स्पेशली हेल्प किया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी के संग आके होली खेले।
मगर फिर भी वो मैं उस बात को हावी नहीं होने देती। खेले होली खेले, जो हो रहा है करे, मगर फिर सबके लिए कहीं तो कहो कि हाँ, हर कैदी को जो इतने साल अंदर रह चुका है और जो मर्डर के लिए है और रेप के लिए है, उसको होली पे बाहर आने दिया जाएगा। होली पे, ईद पे, क्रिसमस पे, किसी भी त्योहार पे। तो ये चीज़ें हर्ट करती हैं कि इन्होंने ऐसा कौन-सा कमाल किया है कि इनको इतनी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। वैसे इत्तेफाक की बात है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। जर्नलिज्म की दुनिया में, रिपोर्टिंग की दुनिया में मैंने कई बार जेल की दिवाली, जेल की होली, इसको भी कवर करा है। हुँ, लेकिन कई केसेस ऐसे भी हैं, मैं आपकी बात से भी इत्तेफाक रखती हूँ, कई केसेस ऐसे भी हैं जो जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं और उनका कोई पैरवी करने वाला नहीं होता। कई लोगों के तो लोग, बच्चे जो हैं, लड़के जेल जाते हैं और उसके बाद वो पेरेंट्स इसी उसमें खत्म हो जाते हैं कि बेटा बाहर आएगा इस उम्मीद में। मजदूर होते हैं, कई लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते। आपको क्या लगता है, न्याय प्रणाली क्या सिर्फ मतलब एक जो रसूखदार है, पैसे वाला है, जो वकीलों की फीस अफोर्ड कर सकता है, क्या उसी को जस्टिस मिल सकता है? क्योंकि जो घटना घटित होती है जिसके साथ, जो एक्चुअल में विक्टिम होता है, उस विक्टिम को जो है अपना केस सबसे आसानी से पता होता है। मैं ये इस बात हुँ, को बिल्कुल मानती हूँ, उसको सेक्शंस नहीं पता होंगे, लेकिन घटनाक्रम क्या था, हुँ। वो उसको पता होगा। तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों को जो है ये मौका मिलना चाहिए कि एक स्पेशल उसमें कि वो खुद भी अपने केस की वकालत कर सकें? बिल्कुल, वो मगर वो डरते भी तो हैं, मतलब पढ़े-लिखे अगर नहीं होंगे ज़्यादा, करना चाहिए, कई बार किया है मैंने। क्योंकि ब अपनी बात तो आप अच्छे से कह ही सकते हैं, दूसरे ये दिया जाता है कोर्ट की तरफ से लॉयर आपको, मगर वो कहीं इक्वल नहीं होता है जो जो लॉयर्स उनके पास होते हैं। आप रूम्स देख लीजिए, जैसे लॉयर दूसरी पार्टी लेके आती है, उनके चेंबर्स और उनके ऑफिसेज़ देख लीजिए और देख लीजिए कि हमारे सरकारी वकील बेचारे कहाँ बैठते हैं। तो इक्वालिटी तो कहीं नहीं होती तो है। क्या आपको लगता है कि मतलब लीगल बैटल्स आर एक्सपेंसिव? Very expensive. They are very expensive and especially because they go on for ever and ever and ever. It is अगर उसमें कोई चीज़ है जो उस लीगल बैटल को इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट टू बी स्पेंड नीचे ला सकती है, तो वो ये है कि जल्दी से जल्दी न्याय जल्दी मिलना चाहिए और पर्याप्त होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ छोटा-मोटा कुछ करके छोड़ दिया। तो आपको लगता है कि इनका जैसे मतलब हम लोग ऑफिस जाते हैं और लोग ऑफिस जाते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स ले लीजिए, हुँ, इवन जुडिशियल मेंबर्स ले लीजिए, सबका जो है एक सैलरी बार होता है हुँ, हुँ, कि इतनी सैलरी मिलेगी। तो वकालत में भी फॉर एडवोकेट्स आपको लगता है कि एक बार होना चाहिए ताकि जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं वो भी थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सके, क्योंकि कई सेल्स हैं जहां पर गवर्नमेंट सरकारी वकील प्रोवाइड कराती है, सब कुछ है, हुँ, लेकिन कई बार जो है आप प्राइवेट एडवोकेट जब आप हायर करते हैं तो सिनेरियो अलग होता है जिस तरीके से आपका केस डील किया जाए। अगर मैं अब्रॉड की बात करूं तो अब्रॉड में एक अलग सिनेरियो होता है, वहां पे पब्लिक ओपिनियन भी लिया जाता है और तमाम चीजें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब लाइक लीगल फाइट की बात कर रही हूँ, हाँ, नॉट द हाँ, बेंच हाँ, एंड हाँ। जुडिशरी, हुँ, हुँ। उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए? भई बिल्कुल, जब ये इतने लंबे टाइम तक चल रहा है तो सरकार आपको जो वकील देगी, आज कोई होगा, कल कोई होगा, कल कोई होगा। तो जिस तरह से एक कनेक्टिविटी बन सकती है, वो नहीं बनती है। अगर वो लीगल सर्विसेज़ से आपको कोई वकील, कोई बिरला ही कोई मिल जाए जो कि बहुत आई मीन आप देख लीजिए, जहाँ वो बैठते हो, जहाँ ये बैठते हो, जिस तरह की बुक्स इनके पास है और उनके पास है, तो फ़र्क पड़ता है। और इसमें ये है कि मतलब सिस्टम में है बहुत लोच, और कई लोग नहीं जो आप कह रही हैं ना कि खुद अपियर हो जाओ, कई लोग नहीं हो सकते हैं। विक्टिम को मालूम होगा मगर विक्टिम बोल नहीं सकता, डर, मतलब गांव वगैरह में जब ऑनर किलिंग होती है तो माँ से तो कुछ पूछा ही नहीं जाता है। वो भाई और पिताजी जिन्होंने मारा होता है वही सब डिसाइड कर लेते हैं, तो उसमें विमेन को भी चांस मिलना चाहिए। हो सकता है सरकारी वकील, लेडी वकील लाई जाए, किसी तरह से उनसे हेल्प, उनको हेल्प और मिलनी चाहिए, और मेन चीज़ वही है कि वो तारीख पे तारीख बंद हो जाना चाहिए, टाइम बाउंड। तो आपको ये लगता है कि एक तरह से जुडिशियल सर्विसेज में भी देखा जाए केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद जो दिल झंझोड़ देती है चीज वो होती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात मैं एज अ फीमेल, मैं ये एक फीमेल से, एक स्ट्रांग वुमन से ये चीज जानना चाहती हूँ। कई महिलाएं हैं स्ट्रगल कर रही हैं, कई मैंने केसेस देखे हैं, इन जनरली आपके केस से थोड़ा सा हटके सवाल है। कोर्ट के चक्कर जब काटती हैं, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती हैं, तो दे आर मैन इन यूनिफॉर्म। हुँ, कई बार
उनको हरासमेंट भी झेलना पड़ता है। कई बार कई लकी केसेस में आपको सपोर्ट भी मिलता है। कई बार बेल मैटर होता है जब एक्यूज का, पुलिस खड़ी हो जाती है एंड दे डोंट ऑब्जेक्ट, दे डोंट अपोज, जुडिशरी उसमें कुछ नहीं कर सकती। उसमें बात आ जाती है पुलिस और इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेटर की। ऐसी कंडीशंस में क्या करना चाहिए और क्या आपको भी ये चीजें फेस करनी पड़ी? बिकॉज जब भी वो बेल के लिए, चलो आपने तो केवियट डाला एंड देन आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन इनिशियल स्टेज में कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपको लेक्यूनास दिखे होंगे, उस बारे में क्या आप नहीं, कहेंगे? शुरू में तो मैंने वकील ही नहीं खड़ा किया था, क्योंकि मुझे लगा अरे इतने पैसे करके तो आई थॉट सरकारी वकील कर रहा है, टिल द स्टेज कि सरकारी वकील ने भारती को ड्रॉप कर दिया था एज़ अ विटनेस। हाँ, तो फिर हाँ। हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा, तो वहाँ से हमने अपना वकील रखना शुरू किया। हाँ, ये तो हाँ। 2-3 साल बाद एहसास हुआ, तो अभी तो अब जैसे कोई भी आता है मेरे पास, आते हैं लोग बातचीत करने, तो मैं पहली चीज़ कहती हूँ कि भैया जो भी वकील तुम्हारे ट्रस्ट का हो, या उसको पहले दिन से खड़ा कर लो, और ताकि वो पुलिस को बता तो सके कि ये एविडेंस लेना है। क्योंकि अब बाद में कई चीज़ें लगती थी, जैसे वो पूछते थे कि अच्छा ये आपने करवाया, ये है? तो नहीं करवाया क्योंकि मालूम नहीं था। मालूम नहीं तो था। एविडेंस जो है वो शुरू से ही लिया जाए, इसके लिए अपना वकील होना बहुत ज़रूरी है। और मैंडेटरी। लेडीज़ का जो आप कोर्ट की बात बता रही हैं, तो और इसकी डाउरी डेथ के केस में, डाउरी डेथ। वो ले आए थे हमारे पास कपल पेरेंट्स, और उन्होंने कहा कि जब हम एफआईआर लिखवाने जाते हैं थाने पे, तो उनके बदमाश सारे खड़े हो जाते हैं चारों तरफ, तो हम डर के मारे लौट आते हैं। तो आप जो पुलिस के लिए कह रही हैं, वो बदमाश भी वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। तो इनफैक्ट आई हैड बड़ा टू पेचीदा ये हाँ, सारा सिस्टम है। वैसे मैंने जहां तक देखा है, पुलिस तो एक गवाह की तरह, एविडेंस की तरह अपनी केस डायरी लेके कोर्ट में खड़ी हो जाती है। हुँ, मुकदमा असल में प्रोसिक्यूशन को फाइट करना होता है, सरकारी वकील को फाइट करना होता है। तो यहाँ पे मेरा तो ये मानना है, वैसे ये प्रैक्टिस में नहीं है, हुँ। आपसे भी सेम सवाल पूछूंगी, आपको नहीं लगता है कि हर इन्वेस्टिगेटर के ऊपर एक प्रोसिक्यूटर बिठाना चाहिए? क्योंकि अंत में तो मतलब कोर्ट में ही सारा केस आना है और सब कुछ वहीं डिसाइड होना है। पुलिस अगर लूप होल्स भी छोड़ती है तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसको दोबारा से चैलेंज करते हैं, री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कराते हैं, फिर वो टाइम बाउंड बढ़ता चला जाता है कई केसेस में। और कई केसेस में ये होता है कि तमाम जुडिशरी को भी आरोपित कर दिया जाता है कि भाई जस्टिस डिलेड, हुँ। जस्टिस डिनाइड। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन ही टाइम बाउंड कर दी जाए, एक प्रोसिक्यूटर अगर पुलिस के ऊपर बैठा दिया जाए, तो एविडेंस कलेक्शन भी मजबूत होगा, जुडिशरी के आगे साथ के साथ सबूत भी जाएंगे और शायद न्याय भी जल्दी मिलने लग जाए। बिल्कुल नहीं, चार्जशीट फाइल करने की तो फिक्स्ड डेट होती हैं। बट उस पर भी पुलिस नहीं करती कई उस पर भी केसेस में। पुलिस नहीं करती, पता और मेन चीज़ ये है कि पता नहीं चलता है लोगों को, कि मेरे पास तो बहुत जो जो भी आता है कुछ पूछने, वो कहता है मैडम पता नहीं, पुलिस वाले बात नहीं करते हमसे, ये नहीं करते, वो नहीं। तो वो चीज़ को कैसे कवर किया जाए कि एक साधारण आदमी जाके पुलिस से या प्रोसिक्यूशन से बात कर सके और पता कर सके कि क्या हुआ। अब जैसे हमारा ये है, तो इसमें दिल्ली सरकार की तरफ से केस है। वकील जो है वो सरकारी वकील होता है, जी। एएसजी होगा। हम्म। तो उसको कौन ब्रीफ कर देता है आके? जेल ऑफिसर्स आपको पता ही है, उनका खासा अच्छा वो बन गया होता है उसके संग। तो दिल्ली सरकार का वकील मेरे लिए क्यों नहीं है उस कोर्ट में, ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे भी नहीं मालूम। मतलब मैं जाऊं, शोर मचाऊं, मांगू, तब शायद मिल जाए। मैम, जब केसेस ट्रांसफर होते हैं तो ये मैंडेटरी होता है। हम्म, जो कंसर्न कोर्ट होती है, वहां से ये मैंडेटरी होता है कि वो आपको प्रोवाइड करेंगे, हम्म। गवर्नमेंट काउंसिल ये एक हाँ, तो चीज। वो तो एएसजी प्रोवाइड कर देंगे, कर हाँ, रहे हैं, मगर बट उस एक वो फिक्स नहीं है, हाँ, उस केस के एएस लिए फिक्स हाँ, नहीं और करा है। एएसजी को कितना पता है उस केस के बारे में, क्योंकि ये तो बिल्कुल निटी-ग्रिटी वाला केस है, जिसमें गिनना पड़ेगा कि हाँ, हाँ। इन्होंने कब मतलब फाइन जमा किया, नहीं किया, कितने दिन ये हॉस्पिटल में जाके रहे। बट अगर फाइन है, ये वाली बात मैं आपसे हुँ, जानना चाहूंगी, अगर फाइन कोर्ट ने लगा दिया है, हुँ, टाइम बाउंड में अगर नहीं आप पे हुँ। करते हैं, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। वो आपकी और हमारे केस में तो लिखा है हाई कोर्ट के जज ने कि अगर ये 6 महीने में नहीं पे करते हैं, तो इनकी सज़ा बढ़ाई जाएगी। वो सज़ा नहीं बढ़ाई गई, हमसे कहा जाता है वो बाद ये में दी कब का जाएगी। ऑर्डर है आपका? ये ऑर्डर हमारा है 2015 का। 15 का, और तब से जो है कंटेम्प्ट, मतलब ये हुँ, कॉस्ट जो बताई गई थी फाइन, हुँ। ये भरा नहीं गया। नहीं भरा गया। 6 मंथ्स का टाइम था। 6 मंथ्स में तो डेफ़िनेटली नहीं भरा गया, 1 डेढ़ साल तक हमने फ़ॉलो किया, उसमें भी नहीं भरा गया।
और तो उस ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप कंटेम्प्ट हायर ऑफ कोर्ट कोर्ट है। को इनफैक्ट मतलब लाइक आई एम नॉट बायस्ड, आई एम टोटली न्यूट्रल, बट मैंने कई केसेस में बिल्कुल, नहीं जो आप सही हमारे कह रही हैं, इसको सीजीआई, हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लाना चाहिए। हाँ, तो सीजीआई जो है हमारे हुँ, सूर्यकांत सर, हुँ, तो मैंने उनकी कुछ एक जजमेंट्स भी पढ़ी हैं, कुछ एक केस को मैंने मॉनिटर भी करा है व्हाइल हुँ, रिपोर्टिंग। हुँ, तो मुझे लगता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी चीजें हुँ, और कोर्ट के अंदर डिफेमेशन होना, ही टेक्स इट वेरी सीरियसली हुँ, हुँ। किसी का। तो आई कैन जस्ट से कि नहीं, नहीं, दैट बिल्कुल इज द हमें तो राइट डोर हाँ, टू नहीं नॉक। मुझे इतना सब कुछ घुस के उसमें फिर भी नहीं स्ट्राइक किया कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके ऊपर लगा देना चाहिए था। हम पहुँच के ही बैठ चुपचाप पूछ के ही बैठ गए थे। अभी रिसेंटली विकास ने कहा था कि मुझे फरलो दे दीजिए, नहीं तो मैं अगर फाइन नहीं जमा करूँगा तो मेरी सज़ा बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा भी था अपने वकील से, सज़ा तो इनकी बढ़ेगी, क्योंकि जज ने ये नहीं कहा था कि अगर ये 30 साल बाद पे करेंगे तो इनको इनकी सज़ा नहीं बढ़ेगी। सज़ा तो इनकी बढ़नी है, क्योंकि इन्होंने 6 महीने में नहीं पे किया। मगर फिर भी घबराते हैं वकील लोग, वो कहते हैं कि नहीं, नहीं अभी तो सुप्रीम कोर्ट इतना अनॉय वो हो रहा है, इरिटेट तो और इरिटेट हो जाएगा। नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है न्याय प्रणाली जो है बिल्कुल दिमाग से, बुक से काम करती है, इमोशंस में नहीं बहती है। तो बिल्कुल, तो मुझे इनको जहाँ तक लगता है कि अगर कंटेम्प्ट है, है, बिल्कुल। तो अगर कंटेम्प्ट है, ऑन रिकॉर्ड ये कंटेम्प्ट है, तो जुडिशरी शुड टेक अ वेरी सीरियस एक्शन ऑन इट। ठीक है, मैं ये इसको परस्यू करूँगी, थैंक यू। बिकॉज़ ये एक है, मतलब हम लोग देखते हैं, कई बार बोल देते हैं इनिशियल स्टेज में कई चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैंने जुडिशियल रिलीफ्स भी देखे हैं। हुँ, हुँ। जुडिशरी की तरफ से न्याय भी मिलता है, इवन आपके केस में भी सज़ा मिली है हुँ, एक्यूज़ड हाँ, को। तो इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कई बार अप्स एंड डाउन्स होते हैं, होते हैं। तो वो एक अप्स एंड डाउन का दौर चल रहा है। लेकिन इफ कंटेम्प्ट, तो जहां तक मैं जानती हूँ, कोर्ट इस चीज को बहुत सीरियसली लेता है। कई एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑल्सो मैंने कई बारी विटनेस करा है। हुँ, हुँ। तो कोर्ट हैज टेकन सीरियस एक्शन, एंड जब सुप्रीम पावर और सुप्रीम अथॉरिटी के आगे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, बिकॉज वो एविडेंस बेस्ड, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेस्ड जो चीजें होती है, उस पर सीरियस एक्शन ठीक अक्सर है, लेती है। तो बिल्कुल, इस चीज को भी एक बार आप गौर कीजिएगा। ज़रूर, लेकिन एक थैंक यू। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे ये कानूनी लड़ाई बहुत लंबी होती है, महिला दिवस के उस पर हम ये कर रहे हैं, और आप जो है, नारी तो नारायणी, यही शब्द मैं आपके लिए बोलूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आप एक एग्जाम्पल बनी है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। बच्चे को खरोच भी आ जाती है ना, तो माँ बच्चे को सुकून देती है, दवा देती है, डॉक्टर को दिखाती है और बच्चे को प्यार से सुला देती है, और शायद बच्चा जो है सोते वक्त वो दर्द भूल जाए, माँ के जहन में वो दर्द रहता है। बच्चा ठीक भी हो जाता है, तब भी 10 बार पूछती है, तकलीफ में तो नहीं हो। बच्चा खेलने चला जाता है, तब भी माँ को चिंता रहती है। हुँ, कि वो फिर ना गिर जाए या कुछ। और ये भी एक साइंटिफिकली भी अगर कहा जाए, मदर का और बच्चे का रिश्ता जो है ना, वो लाइफ लॉन्ग रहता है, क्योंकि बच्चे के जो सेल्स होते हैं, वो हुँ, मदर के हार्ट में भी होते हैं। बिल्कुल। और ये इतनी कहते हैं कि लेट गो। वो जिंदगी में नहीं हो सकता। एज अ मदर, जो एक माँ फील कर सकती है, वो दर्द को कोई और नहीं। जाति धर्म भी होते हैं, अब हुँ, भाई धर्म की पॉलिटिक्स भी होती है, हुँ, तमाम चीजें होती हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म की बात कर लें, हम वर्ल्ड की बात कर लें, लेकिन जो माँ की आत्मा होती है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, माँ की आत्मा एक ही रहती है, और उसकी पीड़ा भी एक ही रहती है। और आपके साथ पूरी हिंदुस्तान की औरतें हैं। आज भी कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में कोई बच्ची, कोई महिला, कोई माँ तड़प रही होगी इंसाफ के लिए। तो वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये चाहती हूँ, आप इतनी स्ट्रांग हैं, तो आप एक ताकत बन के उनके लिए एक मैसेज दें। नहीं, पहली बात तो ये कि मैंने भगवान ना करे कि किसी को ऐसे बच्चे का दुःख या कोई भी और दुःख, किसी तरह की परेशानी हो। मगर अगर है, तो आपको उसके लिए लड़ना चाहिए। मत सोचिए कि आपके पास शक्ति नहीं है, चाहे वो पैसे की शक्ति हो या अंदर से ताकत हो। आपको आके खुद लड़ना पड़ेगा, डरना नहीं होगा। आपके फैमिली के अपने लोग करेंगे। मतलब मैंने वो देखा है, जहाँ डाउरी डेथ में मदर को पता ही नहीं है, बाप ने पैसे ले लिए हैं। और मतलब वो कह रही है, मल्टीपल केसेस। हाँ, हाँ, उसमें तो फादर ने पैसे ले लिए हैं, माँ को मालूम ही नहीं है, वो बेचारी रो रही है कि मेरी वो लिख लो। या जैसे अभी इसका केस हुआ था द्वारका वाला, जी, जी। वो माँ इतना रो रही हैं और वो कह रही हैं कि मुझे हर पेशी पे बुलाया जाए। अब मेरा मन करता है कि मैंने कहा भी एक आध मीडिया के लोगों से कि मुझे कनेक्ट करो। हर पेशी पे खुद जाइए, खुद नहीं जा बुलाएगा नहीं आपको कोई। कोई नहीं बुलाता, बुलाएगा खुद तो पूरी पैरवी कोशिश करनी लोग पड़ती करेंगे है। कि आप ना आएँ, तो पता नहीं होता है। और मैं तो यही कहती हूँ, जब कोई मेरे पास आके बहुत रोना-धोना करता है कि ये एनर्जी अपनी अंदर सेव रखो। रखिए, हाँ। हाँ, रोना तो ज़िंदगी भर पड़ेगा, रो लेना।
मगर इस वक़्त अगर ये सारी एनर्जी रोने में चली जाएगी, तो फिर आपको हासिल कुछ नहीं होगा। इसलिए आप खुद लड़ पहुँचिए और मत सोचिए कि मैं कम पढ़ी-लिखी हूँ या पैसे नहीं हैं या कुछ, पूछिए। दूसरी बात ये है कि पूछिए कि ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बाहर जो आप कोर्ट में घंटों बैठी रहती हैं, पूछिए और अपनी लड़ाई खुद लड़नी अभी जो हमारे देश में हालात हैं, कम से कम अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी और महिला को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं। क्योंकि ये बात एक और मुझे अपने देशवासियों के लिए कहनी पड़ेगी, मेरी बहुत बड़ी ताकत ये भी थी कि मैं माँ हूँ और शायद हमारे देश में अभी भी माँ की बहुत इज़्ज़त है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। और अगर मैम मैं ये बात करूं कि बहुत लंबा वक्त गुजर गया है, आप 24 साल पीछे अगर जाएं हुँ। और पूरी जर्नी को एक बार देखें, तो आपको क्या लगता है कि एक माँ, नीतीश कटारिया की माँ, अपने बेटे के इंसाफ के लिए लड़ रही थी या सिस्टम के खिलाफ लड़ रही थी? मैं अपने बेटे के इंसाफ के लिए लड़ना मैंने शुरू किया था, मगर उसमें जहाँ-जहाँ भी सिस्टम आड़े आया जिसमें मैंने सोचा नहीं था कि ये परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि अरे! मतलब जिस दिन वो लोग अरेस्ट हुए थे, मैंने सोचा था सब हो गया। अ, आई रियलाइज़ कि ये तो शुरुआत है। तो लड़ाई मैंने शुरू करी थी सिर्फ़ अपने बच्चे के न्याय के लिए, मगर उसमें जहाँ-जहाँ सिस्टम आड़े आया, कोई और चारा नहीं था उस सिस्टम से लड़े बिना बेटे को न्याय दिलाने का, तो वो भी करना पड़ा। और मैं जैसे मैंने कहा मैं पूछती गई और सीखती गई। लकीली मुझे ऐसे वकील मिले जो थोड़े नाराज़ भी होते थे, उनको शुरू में लगता था कि मैं बहुत बिलीव सवाल नहीं पूछ कर रही रही हैं। हाँ, मतलब सवाल पूछ रही हूँ और भई आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रही, तो उनको समझाना पड़ता था कि मुझे विश्वास है मगर मुझे जानने की ज़रूरत है कि आप ये क्यों कह रहे हैं या ये मैं पॉइंट कह रही हूँ, उसको क्यों नहीं कह रहे हैं। तो समझने की तो कोशिश करनी पड़ेगी और मैं जो कम से कम व्यक्ति भी पढ़ा होगा, महिला अगर वो दिल से लड़ेगी तो वो सबके पास अक्ल होती है, कॉमन सेंस, मैम एक हो जाएगा। इनिशियल स्टेज की बात जानना चाहती हूँ। जब हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, तो इनिशियल स्टेज पे कई बार कई लोग शिकायत करते हैं और मेरे पास भी आते हैं कि मैम पुलिस साथ नहीं देती है और पुलिस ऐसा कर रही है, हमें पूरी बात नहीं बता रही है, आज हमें मतलब गुस्से से बोल दिया गया, तमाम तरीके की चीज़ें। हुँ, हुँ, अब आपकी लड़ाई बाहुबलियों के साथ थी, हुँ, जिसमें पूरा क्या बोले नंगा नाच देखने को मिला था, मसल पावर का, फाइनेंशियल पावर का, पॉलिटिकल पावर का, ट्विस्ट एंड टर्न सारे देखने को मिले। हुँ, मतलब हर तरह की ताकत को आजमाया गया, लेकिन फिर भी न्याय मिला। इनिशियल स्टेज की बात करना चाहूंगी पुलिस के रोल पे। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पुलिस वालों का रवैया कैसा था आपके साथ? और देखो सिंपैथी इनिशियली रही होगी क्योंकि एक माँ ने बेटा खोया, हुँ, लेकिन जब फाइलों पर चीजें दर्ज होती हैं, केस डायरी कई बार कई लोगों की बहुत कुछ अलग बयां करती है हुँ, हुँ। और रिएक्शंस जब होते हैं विक्टिम के साथ तो अलग रहते हैं। आपके पर्टिकुलर केस में जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी, वो कितनी मजबूती से की गई और क्या उस टाइम यूपी पुलिस ने एक्टिव रोल प्ले करा? और ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको लगा कि नहीं भाई मुझे यहाँ जस्टिस नहीं मिल सकता, अब मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे को दस्तक देनी चाहिए और मुझे यहाँ से मतलब अपना केस हटाना चाहिए। हुँ। तो वो एक जो जर्नी थी, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आने की और दिल्ली केस ट्रांसफर कराने की, वो क्या थी? देखिए उस तरह से एक तो गाज़ियाबाद में उस समय पुलिस टीम बहुत अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी कुछ किया बट फिर भी मुझे लगा कि कुछ गवाह जैसे पेरेंट्स ने आके कह दिया जिस लड़की की शादी में ये गए थे, उसका भाई था वहाँ पे, उसने देखा था इन लोगों को, तो हाँ, उसके हाँ। पेरेंट्स ने हमने कहा उसको क्यों नहीं लिए, उसको क्यों नहीं गवाह बनाया? तो आई वाज़ टोल्ड कि नहीं उसके माँ-बाप कह रहे थे लड़के की बात है। तो कुछ-कुछ लोग ऐसे छोड़े गए जो शायद और इसको कॉम्प्रोमाइज़ हुए विटनेस। हाँ, जो इसको और स्ट्रेंथन करते अगर ये कुछ गवाह और होते। तो वो एक चीज़ थी बट अदरवाइज़ गाज़ियाबाद पुलिस बाय एंड लार्ज बहुत बढ़िया टीम थी एज़ आई सेड और उन्होंने किया वहाँ तक ठीक किया। सरकारी वकील का जहाँ तक सवाल था, जो पहले वाले थे उन्होंने भारती को लड़की को एज़ अ विटनेस ही ड्रॉप कर दिया कि मैडम क्या फ़ायदा वो तो आपके अगेंस्ट बोलेगी और चलिए आपको लंदन कमीशन जाता है, लंदन लेके चलेंगे। मैंने कहा नहीं मुझे लंदन जाने का कोई शौक नहीं है। फिर उसको हमें हाई कोर्ट जाके उस सरकारी वकील को उनको बदलवाना पड़ा एंड कि भई ये तो फ्रस्ट्रेशन तो से ये बोल बात सारी यूपी की है, नहीं दिल्ली। दिल्ली की। यूपी से दिल्ली आने में तो ये था कि इनका इतना रसूख था। आई वाज़ फाइटिंग सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा ट्रू। विद अ बहुत लंबी हिस्ट्री ऑफ क्राइम। तो हुँ। ये बात हम लोगों ने पूरी रखी कि हमें वहाँ नहीं मिलेगी, हमें वकील तक तो मिल नहीं रहा है। अगर हुँ, हम गाज़ियाबाद जाएँगे हमारी जान को खतरा है और हमें वहाँ वकील नहीं मिल रहा और फिर सडनली इतने सारे और वकील आ रहे हैं, हुँ। तो ये नहीं हो सकता, वहाँ नहीं हुँ, होगा और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी। इन इसका मतलब मर्डर ही करके जला के जो फेंका था वो खुर्जा में फेंका था। हुँ। आई डोंट नो कुछ लोग कहते हैं कि बॉडी भी अ,
बेरी कर दी थी, जब शोर मचा तो फिर से निकली। तो वो सब चीज़ें हमें नहीं पता। उसमें इवन ब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसमें लिखा था 40 साल का लड़का। अब 40 साल कहाँ से, बाद में तो डीएनए भी हुआ और ट्रू। सब कुछ हुआ, फिंगरप्रिंट्स भी हुए। भई दाँत वगैरह की सब चीज़ हो जाती है, बोन हाँ, हाँ। ऑसिफिकेशन टेस्ट, वो कुछ नहीं, 40 साल। और वो बहुत खुश थे, ये बात मेरी तक आई कि हमने तो उसमें 40 साल लिखवा दिया, लड़की को बाहर भेज दिया, अब वो कुछ नहीं कर सकती। हुँ। तो ये सब चीज़ें वहाँ उस एरिया में यूपी में हो रही थी। और मेरे लिए फिज़िकली बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये तो हर महीने में 2 बार जाते हाई कोर्ट। हाँ जी। तो मैं दिल्ली से भाग-भाग के इलाहाबाद जाती, वापस आती, कहाँ मतलब मेरी लाइफ़ को बहुत डेंजर हो जाता, मैं फिज़िकली नहीं कर सकती थी। सो इसलिए इसको यहाँ पर केस को दिल्ली आना बहुत ही ज़रूरी था। हुँ, हुँ। दैट वाज़ द मेन रीज़न। दैट वाज़ द मेन रीज़न। और ठीक है, अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जस्टिस तो मिला इनिशियली, उस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, जस्टिस बिल्कुल मिला। और 2016 में जब, जो भी मैं कहूँ कि भई डेथ पेनल्टी हुई, नहीं हुई, पर 2016 में जब स्पेशली जो दूसरा कोर्ट था उसने कहा कि नहीं, ये ऑनर किलिंग है। और हमारी मेन चीज़ेस इनको ये फैक्ट कि ये क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने ही हत्या करी है, ये सबने अपहोल्ड किया। ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट तक। तो जस्टिस वहाँ तक मिला और हम 2016 में बिल्कुल, मैं वो थी कि हो गया, हाँ, छुट्टी। हाँ। मगर उसके बाद 2016 से तो बिल्कुल चैन से बैठ ही नहीं पाए। सिर्फ़ इन लोगों ने लगाई है अटेम्प्ट्स कि बाहर आ जाएँ किसी तरह से। तो मतलब अभी भी ये कहा जा सकता है, लड़ाई अभी बाकी है। लड़ाई अभी बाकी है, लेट गो नहीं होगी। चाहे ये जो चाहे कर ले, मतलब मगर लेट गो नहीं होगी। 24 साल पहले एक माँ ने अपना बेटा खोया और बेटे को खोने के साथ-साथ एक बुलंद आवाज़ के रूप में वो जागी। कहा जाता है कि एक फीमेल मल्टीटास्कर होती है। कहा जाता है कि फीमेल के अंदर जो शक्ति है, वो कई बार इतिहास रच देती है और हमारे वेद पुराणों में भी, हमारे बुजुर्गों ने भी हमें ये बताया है कि शिव बिना शक्ति के शव है। तो एक माँ ने जब अपने बेटे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, तो वो शक्ति देखने को मिली कि एक माँ की क्या ताकत थी। और अगर एक औरत ठान ले, तो वो इतिहास रच लेती है। आज के मेरे इस शो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त।